हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रांति बैच 2.0 के अंतर्गत, जहां हम मिल रहे हैं प्रीलिम्स 2026 की कंप्लीट तैयारी करने के लिए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्रांति बैच 2.0 क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं, क्रांति बैच 2.0 एकेएस सिविल एकेडमी के द्वारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलाया जाने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जहां आपको संपूर्ण प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आइए, क्रांति बैच 2.0 की जो भी प्लेलिस्ट आपको दिख रही हैं, जब आप एकेएस सिविल एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको इस मतलब जो भी हमारा फाइल ओपन होगी, वहां पे जो भी पेज ओपन होगा, तो उसके अंतर्गत आपको प्लेलिस्ट में जिस भी बैच के नीचे इस तरीके का लिखा हुआ दिख रहा है, कैसा, ये देखिए क्रांति बैच 2.0 आपको लिखा हुआ मिल रहा है। उस बैच पर आप खोलिए, उस प्लेलिस्ट को आप दबाइए और उस पे प्रोवाइड किया हुआ सारा कंटेंट प्रीलिम्स 2026 के लिए रट लीजिए। क्लियर? यहां पर नहीं लिखा ये नहीं पढ़ना, यहां नहीं लिखा ये नहीं पढ़ना, इधर भी नहीं लिखा ये भी नहीं पढ़ना। क्रांति बैच 2.0 में क्या पढ़ना है दोस्तों? मध्य प्रदेश जीके, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। पॉलिटी का पोर्शन बचा है, वो बहुत जल्द आपको कंप्लीट कराया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं क्रांति बैच 2.0 के बारे में कि ये एक ऐसा बैच है दोस्तों, जहां ना केवल आपको संपूर्ण यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी, बल्कि 10,000 एमसीक्यूज की एक ऐसी श्रृंखला लगवाई जाएगी जहां से 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश प्रीलिम्स 2026 में सक्सेस होने के लिए एकेएस सिविल एकेडमी द्वारा आपको पंचमुखी देवियों से मिलाया जा रहा है, और ये पंचमुखी देवी हैं क्रांति बैच 2.0, 100 फ्री एफएलटीज, जो मैंने अभी जिक्र किया 10,000 क्वेश्चंस के बारे में। हमारा प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स, जो आई होप आप सभी तक पहुंच गया है और आप इस लेक्चर को खोलकर देख रहे हैं, उन बुक्स के साथ देखेंगे गेस्ट सीरीज 2026 और टेस्ट सीरीज 2026। दोस्तों, रेड कलर के बॉक्सेस में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इसके लिए आपको कुछ बहुत कम अमाउंट पे करने की आवश्यकता है। गेस्ट सीरीज 2026 के अंदर आपको 100 ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जहां से प्रतिवर्ष एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और हमने वहां पे कई सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। मैं वहां पर एमपी हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी हूं और एमपी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूं। प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स आप सभी को पता है, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे मेंटोर को फोन करें और उन्हें अपना एड्रेस नोट करवाएं। ये रहा मेंटोर का नंबर, आप कॉल करेंगे तो आपका सीधा संपर्क होगा मेंटोर से। क्लियर है दोस्तों? फैसला आपको करना है कि कितने मुखों को आप प्रणाम करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। आप तो क्रांति बैच 2.0 देखिए और 100 फ्री एफएलटीज लगाइए। प्रीलिम्स की तैयारी यहां से ही जबरदस्त करा दी जाएगी। आइए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कंटेंट को शुरू करना चाहूंगी, और आज हमारा कंटेंट होने वाला है भारतवर्ष। क्या होने वाला है दोस्तों? भारतवर्ष। तो आप सभी को पता हो, हमने एमपी हिस्ट्री, है ना, हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम उन सभी न्यू टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो आयोग के द्वारा 2024 में आपके सिलेबस में ऐड किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था, यहाँ मेरे पास इंग्लिश की पीडीएफ खुली हुई है, लेकिन आपको चीज़ें समझाई जाएंगी पूरी तरीके से दोनों ही भाषाओं में, यानी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लेकिन यदि आप चाहते हैं केवल हिंदी में चीज़ों को पढ़ना, हिंदी पीडीएफ के साथ, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि सेम चीज़ें, सेम कंटेंट से हिंदी माध्यम में योगेश सर के द्वारा आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी को पता हो, हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी पढ़ना, जिसके अंतर्गत हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ लिया था। हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ प्राचीन काल की, नालंदा महाविहार, तक्षशिला महाविहार, विक्रमशिला, सोमापुरी, जगाधला, काशी, सप्तपुरियों की जिक्र भी हमने किया था। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। हमने भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा के बारे में जान लिया था कि बृहदारण्यक उपनिषद में विद्यापीठ की जानकारी मिलती है। छंदोग्य उपनिषद में हमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? कि मनुष्य जो भी विद्या है अपने लिए अटेन करेगा तो सेल्फ नॉलेज की जानकारी मिलती है। वहीं हम देखें कि एक हमारा मुंडक उपनिषद है, अथर्ववेद का प्रमुख उपनिषद, जहां से हमें वो सभी ज्ञान की जानकारी मिलती है जो मनुष्य अपने जीवन काल में अर्जित करता है, जिसे हमने क्या बोला है? विद्या बोला है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या जानकारी मिलती है? हमने देखा
बिल्लाल सेन की एक भोज प्रबंधनम है, उसमें हमने देखा। कौटिल्य ने हमें यह बताया कि वार्ता स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर होगा। वही हम अगर देखें तो जो ऋत्विक होंगे वो जो यज्ञ आदि कराते हैं उनको कहा जाएगा। और वहीं हमने देखा न्यायशास्त्र का अध्ययन करने वाले को अनविक्षिकी कहा जाएगा। आइए देखते हैं एक अगला अध्याय शुरू करते हुए कि भारतवर्ष। आपके सिलेबस में दूसरा ही वर्ड मेंशन है जो है भारतवर्ष। क्लियर? आइए दोस्तों आज के इस छोटे से बढ़िया से लेक्चर में पढ़ते हैं भारतवर्ष के बारे में। तो इटाइमोलॉजी ऑफ द वर्ड भारतवर्ष, ये भारतवर्ष शब्द आया कहां से, ये भारतवर्ष शब्द का अर्थ क्या है? द वर्ड भारतवर्ष इज डिराइव फ्रॉम 3 वर्ड्स, भारत वर्ष। भा का मतलब है लाइट, लाइट यानी किसी भी प्रकार का ल्यूमिनस एरिया, किसी भी प्रकार की चमकदारी जगह। आगे देखेंगे रत, एब्जॉर्ब्ड और एंगेज्ड इन, वर्ष रेन और लैंड। सीधा बोलें द वर्ड भारतवर्ष मीन्स अ लैंड दैट ऑलवेज रिमेन्स रेडिएंट विथ लाइट, यानी भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है जो हमेशा ही चमकदार, यानी सीधा बोलूं तो हमेशा ही क्या कैसी रहती है, रोशन रहती है, हमेशा ही रोशनी से परिपूर्ण रहती है। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसी धरती है जहां की धरती हमेशा ही उजियाले से परिपूर्ण रहती है। आगे देखते हैं कि भारतवर्ष। अब आप हमेशा सुनते होंगे कि भारत के अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसका हमारे पास संपूर्ण कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिलता। यहाँ पे मिल रहा है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जहां हम भारत के उन सभी महत्वपूर्ण नामों का जिक्र करेंगे जहां पर हमें इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। इसे हिंदुस्तान किसने कहा, इसे भारत किसने कहा, इसका नाम भारत पड़ा तो क्यों पड़ा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। देयर आर वेरियस व्यूज रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के नामकरण के संबंधित कई सारे व्यूज हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं वापस से बता रही हूं, जो चीजें यहां पर नहीं हैं और वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमने कुरियर बॉक्स के बावजूद इस सीरीज को इसलिए लॉन्च किया जिससे जो कमी इसमें रह गई है वो हम आपको पूर्ण कर सकें। ठीक है, यानी हम नहीं चाहते कि 2026 प्रीलिम्स की तैयारी में आपके पास किसी भी प्रकार की कमी हो। कंटेंट प्रोवाइड करने का, पढ़ाने का काम हम करेंगे, पढ़ने का, समझने का काम आप करना। क्लियर? According to Shatpat Brahman, Mahabharat, Adi Parv and Vayu Puran, this country is named as Bharat, the son of King Dushyant and his wife Shakuntala. Some scholars believe that name come from Bharat tribe, Vedic Aryan clans of the Vedic period. Some scholars attribute the name of Bharat to the son of King Dashrath of Ayodhya. वहीं अगर देखें कि मत्स्य पुराण और वायु पुराण में the name originated from Bharat, another name of Manu. आगे देखें तो according to Skand Puran and Jain text, the country was named after Bharat, son of King Nabhiraj, and Queen Marudevi of Ayodhya, an elder son of Rishabh Dev, the first Jain Tirthankar. इसमें आपको क्या याद रखना है, इतने में आपको क्या याद रखना है? तो हमें पता है कि भारतवर्ष के अलग अलग नाम हैं जो अभी मैडम आपने इंग्लिश में सीधे सीधे पढ़ दिए। तो क्या आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए खड़े हो? जी नहीं, मैं यहाँ पे आपको चीजें आसान बनाने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ। आइए देखते हैं। तो सॉरी, भारतवर्ष, अब भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस एरिया, चमकदार जगह, ल्यूमिनस एरिया यानी कि चमकदार जगह। क्लियर? देखते हैं हम यहां पर कि भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत इसका नाम क्यों पड़ा? तो भैया इसकी कई सारी मान्यताएं हैं। क्लियर? जैसे यहां पर ऐसा माना जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र, दुष्यंत अभिज्ञान शकुंतलम आपने पढ़ी होगी, ये वही दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र है। तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था राजा भरत, जिसके नाम पर इस जो हमारा भारतवर्ष है उसका नाम भारत पड़ा।
यहाँ पर अयोध्या के राजा थे दशरथ। यहाँ पर अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। तो आप सभी को पता है ना, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। क्लियर? भरत के नाम पर कौन थे वो? पुत्र थे अयोध्या के राजा दशरथ के। आगे देखें तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में कौन रहता था? एक भरत जाति, एक भरत ट्राइब होती थी। कौन सी ट्राइब? भरत ट्राइब। आप सभी को पता है, नहीं भी पता हो तो हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? दशराग युद्ध के बारे में, जिसमें युद्ध हुआ था भरत ट्राइब और 5 आर्यों के कबीले, 5 अनार्यों के कबीले, जिसमें भरत ट्राइब के राजा थे सुदाश। और भरत ट्राइब के जो राजा के बाद सबसे ऊंची पोस्ट होती थी पुरोहित की, तो पुरोहित थे राजा वशिष्ठ, और भरत ट्राइब यह युद्ध जीत गई थी। तो ऋग्वैदिक काल में एक ट्राइब थी जिसका नाम था भरत ट्राइब, जिसके नाम पर भारत का नाम, भारतवर्ष का नाम क्या पड़ा दोस्तों? भारत। क्लियर? दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जिसके नाम पर यहाँ का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। राजा दशरथ के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर यहाँ का क्या पड़ा? भरत नाम पड़ा। ऋग्वेद में आर्यन ट्राइब थी, ऋग्वेद की एक ट्राइब है भरत ट्राइब। आगे देखें तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वायु पुराण एंड आदि पर्व ऑफ महाभारत। इन जगहों पर क्या कहा गया है भारतवर्ष का नाम? तो इन जगहों पर भारतवर्ष का नाम कहा गया है दोस्तों, इन जगहों पर भारतवर्ष का नाम क्या कहा गया है? भरत कहा गया है। क्लियर? इन वर्षों पे हमने भारतवर्ष को क्या नाम दिया? भरत नाम दिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये भारत नाम कहाँ पड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण में भारतवर्ष का नाम क्या है, तो आप बोलोगे भारत है। क्लियर? एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है? ल्यूमिनस एरिया, यानी कि चमकदार जगह। अब भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा? तो भारत पड़ा क्योंकि यहाँ पे राजा दशयंत और शकुंतला के पुत्र भरत रहते थे। राजा दशरथ के पुत्र भरत रहते थे। ऋग्वेद में एक कबीला था भरत कबीला, जिसके नाम पर यहाँ का नाम भारत पड़ा। शतपथ ब्राह्मण वायु पुराण और आदि पर्व ऑफ महाभारत। आप सभी को पता हो, नहीं पता हो तो हम आगे रामायण और महाभारत दोनों का जिक्र करेंगे। महाभारत का सबसे पुराना पर्व है आदि पर्व, और इस आदि पर्व में भारत का मेंशन हमें मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण में भारतवर्ष किस नाम से मेंशन है? क्लियर? तो आप उसमें लिखोगे भारत, ना कि टिक करोगे जम्बूद्वीप, क्योंकि वो तो अग्नि पुराण में मेंशन है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो शतपथ ब्राह्मण, वायु पुराण और आदि पर्व ऑफ महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18, जिसमें सबसे पहला पर्व है आदि पर्व, जहां हमें भारत की जानकारी, भरत की जानकारी मिलती है, भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। इसी का 6वां पर्व है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में हमें क्या मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता। क्या मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता की जिक्र। क्लियर? उसके बाद जैन टेक्स्ट और स्कंद पुराण की अगर बात करें, सीधा अगर हम बात करें जैन टेक्स्ट की, जैन टेक्स्ट, तो अगर हम जैन टेक्स्ट की बात करें तो ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। इनके पुत्र हुए कौन? भरत, जिसके नाम पर इनका नाम क्या पड़ा दोस्तों? इस देश का नाम भारत पड़ा। क्लियर? जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत के कंटेक्स्ट में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, भारत के कंटेक्स्ट में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कम पढ़ेंगे लेकिन एक दिन में सॉलिड चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? आज मैं केवल आपको भारतवर्ष पढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगी कि वो आपको हमेशा याद रहेगा। अगले लेक्चर से, अगले अध्याय से हमारा शुरू हो जाएगा वेद, और वेद पढ़ने में हमें 3 से 4 दिन का टाइम दोस्तों लगेगा, क्योंकि वेद अपने आप में बड़ा टॉपिक है। क्लियर?
तो भारतवर्ष, भारतवर्ष का अर्थ है ल्यूमिनस एरिया, यानी कि चमकदार जगह। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारतवर्ष का नाम भारत कहाँ कहाँ मेंशन है, तो वो मेंशन है किस रूप में? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, राजा दशरथ के पुत्र भरत, ऋग्वेद में एक आर्य कबीला था, मतलब ऋग्वेद में एक भरत कबीला हुआ करता था, शतपथ ब्राह्मण में, वायु पुराण में और महाभारत के पहले पर्व आदि पर्व में इसे क्या कहा गया है? भारत कहा गया है। और जैन टेक्स्ट है, मतलब जैन टेक्स्ट के अनुसार ऋषभ देव जो थे, जो पहले जैन तीर्थंकर थे, उनके पुत्र हुए भरत, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? भारत पड़ा। क्लियर? याद रहेगा, नोट कर लीजिए, उतने में से आपको इतनी चीजें याद करनी है। समझ के याद करो, रट के याद करो, जैसे करो, लेकिन करनी है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। आगे हम देखें यदि, तो अब क्या मिलता है देखने के लिए? कुछ एंशियंट नेम्स ऑफ इंडिया। तो एंशियंट नेम्स में देखें, इन द एंशियंट टाइम वेरियस टर्म्स वर यूज्ड फॉर इंडिया सच एज आर्यवर्त, देव निर्मित देश, भारत, भारतवर्ष, इंडिया एंड हिंदुस्तान। इन एंशियंट टेक्स्ट इंडिया वॉज कॉल्ड आर्यवर्त एज इट वॉज द लैंड ऑफ आर्यंस। आर्य कहाँ रहते थे? मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में केवल दो ही जाति होती थी, एक आर्य एक अनार्य। आर्य जो थे वो श्रेष्ठ कुल के थे, जो अनार्य थे वो निम्न कुल के थे। देखेंगे इन द वेद एंड महाभारत द रेन बिटवीन कुंभा रिवर एंड द गंगा रिवर वॉज कॉल्ड एज आर्यवर्त। द रेन बिटवीन कुंभा यानी कुंभा नदी से गंगा नदी तक के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? आर्यवर्त। और ये न केवल वेदों और महाभारत में मेंशन है, बल्कि ये मनु स्मृति में भी मेंशन है। कहाँ मेंशन है दोस्तों? मनु स्मृति में मेंशन है। क्या मेंशन है कि देखो, वेदों में और महाभारत में, साथ ही साथ मनु स्मृति में भारतवर्ष के 4 नाम बताए गए हैं। आर्यवर्त, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मवर्त और मध्य देश। जहां आर्यवर्त इज द रीजन बिटवीन गंगा एंड द कुंभा रिवर, वेयर ब्रह्मर्षि देश इज द रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना। ब्रह्मवर्त इज द रीजन बिटवीन द it is the region between the Yamuna river and the Drishtavati river and the ब्रह्मवर्त। और मध्य देश जो था, तो वो विंध्य से हिमालय तक का बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा मध्य देश कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों ही नाम क्या कहलाए, कहां पर मेंशन है? मनुस्मृति में। तो वेदों में और मनुस्मृति में क्या मिलता है कि कुंभा नदी से गंगा नदी तक के बीच का क्षेत्र आर्यवर्त कहलाएगा। क्लियर? अब आगे अगर देखें तो क्या लिखा है? इन द मनुस्मृति द रेन फ्रॉम ईस्टर्न सी कोस्ट टू वेस्टर्न सी कोस्ट एंड हिमालयज इन नॉर्थ टू विंध्यंस इन साउथ इज रिफर्ड एज आर्यवर्त। क्लियर? क्या कहेंगे उसको? आर्यवर्त। क्या कहेंगे दोस्तों उसे? आर्यवर्त कहेंगे। तो ये भी मेंशन है। अब देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। क्लियर? आपको ये वाली लाइन थोड़ी सी काटनी है और जो मैं आपको बता रही हूं वो आपको लिखनी है। क्लियर है? पतंजलि डिस्क्राइब द रीजन बिटवीन द गंगा एंड द यमुना एज आर्यवर्त। क्लियर? या एक बार हम इसको इस तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, वेदों में, महाभारत में, और अगर हम ये लाइन काट देते हैं, क्लियर, ये लाइन आप सीधा काट दीजिए, इसे हम काट देते हैं और लिखते हैं इन द वेदास एंड द महाभारत एंड द मनुस्मृति एंड द मनुस्मृति। तो वेदों में, महाभारत में और मनुस्मृति में गंगा से कुंभा तक के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो अब वो क्या बोल रहा है? गंगा नदी से कुंभा नदी तक के बीच का क्षेत्र, यानी ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट तक के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। क्लियर? आगे देखें, या आर्यवर्त कहलाएगा। पतंजलि ने गंगा से यमुना तक के क्षेत्र को आर्यवर्त कहा है, यानी कहा सभी लोगों ने आर्यवर्त ही है, लेकिन अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैं बोल रही हूं कि गंगा से यमुना तक का क्षेत्र आर्यवर्त है। मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक का क्षेत्र आर्यवर्त है, और वहीं हम अगर देखें तो वेद और महाभारत कह रही हैं कि गंगा नदी से कुंभा नदी तक का बीच का क्षेत्र क्या है दोस्तों? आर्यवर्त है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों ये चीजें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, इसमें आप कुछ भी मत काटो, ठीक है। आप बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं जो आपको बता रही हूँ वो ये ऐसा टॉपिक है कि कई बार हमें कई जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, जिस वजह से कई बार टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये गलती बिल्कुल यहाँ पर सही कर दी गई है और सीधा बताया गया है कि यहाँ सुन लो, वेदों और महाभारत में गंगा से यमुना तक का क्षेत्र क्या बोला गया है दोस्तों? आर्यवर्त। मनुस्मृति में हिमालय इन नॉर्थ से विंध्य के बीच का जो क्षेत्र है वो बोला गया है आर्यवर्त। वहीं अगर हम देखें तो पतंजलि ने गंगा से यमुना तक के क्षेत्र को क्या बोला है? आर्यवर्त। तो भारत नाम पर अपना वो हो गया कि किसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा और कहां पर इसका नाम भारत मेंशन है। आगे यदि हम देखते हैं तो आर्यवर्त कहां कहां मेंशन है? मनुस्मृति ने नॉर्थ से साउथ तक की बाउंड्री, हिमालय से विंध्य तक के बीच के क्षेत्र को बोला है क्या? क्या बोला है? आर्यवर्त। वहीं अगर हम आगे देखें तो वेदों और महाभारत में गंगा से कुंभा तक के बीच का क्षेत्र बताया गया है आर्यवर्त। और वहीं देखें तो पतंजलि ने गंगा से यमुना तक के क्षेत्र को क्या बताया है दोस्तों? आर्यवर्त बताया है। आगे देखते हैं, in the Manusmriti and Bhagavad Puran, India is also called the land created by the gods या देव निर्मित देश। आपको पूछा जाता है कि भारत का नाम देव निर्मित देश कहां पर मेंशन है? तो मनुस्मृति और भागवत पुराण में। देखो लिखा हुआ है मनुस्मृति और भागवत पुराण में। क्लियर? तो एक नाम हो गया आर्यवर्त, एक नाम हो गया भारत, फिर हो गया हमारा देव निर्मित देश। द वर्ड देव निर्मित देश is mentioned in which text? The answer is मनुस्मृति and भागवत पुराण। समझने का प्रयास करना। India is the first mentioned as a region in Panini अष्टाध्यायी। The term भारतवर्ष is first mentioned in हाथी गुम्फा अभिलेख by खारवेला। यानी आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ही जगह यानी पनीनी की अष्टाध्यायी में भी और हाथी गुम्फा अभिलेख में भी जो भारत का नाम है वो क्या बताया गया है दोस्तों? भारतवर्ष कहा गया है। लेकिन भारतवर्ष वर्ड का जो मेंशन है पहली बार वो मिलता है कलिंग शासक थे खारवेला, जिन्होंने रचा था हाथी गुम्फा अभिलेख, जहां भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र मिलता है। लेकिन इसे एक क्षेत्र के रूप में, एक रीजन के रूप में कहां दर्शाया गया है? तो पनीनी की अष्टाध्यायी में। समझने का प्रयास करना, कहां पर दर्शाया गया है दोस्तों? पनीनी की अष्टाध्यायी में। क्लियर? आइए फिर से हम देखते हैं। सबसे पहले द टर्म भारत का मतलब होता है ल्यूमिनस एरिया। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। उसके बाद हम यदि देखें तो शतपथ ब्राह्मण, वायु पुराण और महाभारत का पहला पर्व आदि पर्व, जहां पर इसे भारत कहा गया। आगे यदि देखें तो ऋषभ देव के पुत्र थे, कौन? भरत, जिनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। आगे देखा हमने कि आर्यवर्त के बारे में भी सबने अलग अलग टिप्पणियां की, हमें थोड़ा समझने में गलती हो गई। आर्यवर्त के लिए क्या बोला गया दोस्तों कि जो आर्यवर्त है वो गंगा से कुंभा तक का क्षेत्र होगा। ये मैंने कहा वेदों में और महाभारत में। वही मनुस्मृति में कहा कि जो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट या हिमालय से विंध्य तक के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? भारत कहलाएगा या आर्यवर्त कहलाएगा। भारत मेंशन नहीं, आर्यवर्त मेंशन है। क्लियर? यानी भारत को ही आर्यवर्त कहा गया। भारत के ही अलग अलग नाम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही भारत इंडिया है, वही भारत देव निर्मित देश है, वही आर्यवर्त है, वही ब्रह्मर्षि देश है, वही ब्रह्मवर्त है। नाम हर जगह अलग अलग मेंशन। जैसे हम पढ़ते हैं ईश्वर एक है लेकिन नाम अनेक है, वैसे ही भारत एक है लेकिन नाम अनेक है। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि देव निर्मित देश, किस ग्रंथ में भारत को देव निर्मित देश कहा गया? द आंसर इज मनुस्मृति एंड भागवत पुराण। द आंसर इज मनुस्मृति एंड भागवत पुराण। आगे देखें तो हाथी गुम्फा अभिलेख में टर्म भारतवर्ष लिखा मिलता है। क्लियर? पहली बार इसका मेंशन मिलता है, लेकिन इसे एक क्षेत्र के रूप में, एक रीजन के रूप में किसने बताया? तो पहला मेंशन पनीनी के अष्टाध्यायी में। आगे देखें विष्णु पुराण
mentions the land living lying north of ocean and south of Himalaya is Bharat and inhabitants are called भारतीय या इंडियंस। तो विष्णु पुराण में क्या मिलता है कि वो क्षेत्र जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में सिचुएटेड है वो क्या कहलाएगा? भारत। द लैंड लाइंग नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द हिमालय, यानी ओशियन के नॉर्थ में और हिमालय के साउथ में जो क्षेत्र सिचुएटेड है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम बोलेंगे, सीधा बोले कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन। तो जो क्षेत्र हमारा हिमालय से इंडियन ओशियन के बीच तक का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? वो भारत कहलाएगा। और यहाँ रहने वाले क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे। कहाँ मेंशन है? विष्णु पुराण में मेंशन है। आगे देखो, इन द एंशियंट टाइम ग्रीक एंड रोमन्स कॉल्ड सिंधु रिवर इंडस एंड लैंड ईस्ट ऑफ इट एज इंडिया। यानी सीधा बोले तो भारत को इंडिया नाम किसने दिया? तो ग्रीक ने दिया। वो सिंधु नदी क्रॉस करके गए थे और ग्रीक में सिंधु को उन्होंने इंडस कहा था। तो यहाँ के लोगों को मतलब नदी को इंडस, इस क्षेत्र को इंडिया, यहाँ रहने वालों को इंडियंस। क्लियर? उसी तरीके से हम अभी क्या पढ़ेंगे? ईरानियों के बारे में, पर्शियन के बारे में, कि पर्शियन सिंधु को क्रॉस करके आए और पर्शियन में सिंध को हिंद में, यानी कि सिंध को जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंद, तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कहा। यहाँ इस देश को हिंदुस्तान और यहाँ रहने वालों को हिंदुस्तानी। क्लियर? देखो, हेरोडोटस was first to call Sindhu and its delta region as India, while Megasthenes referred as entire subcontinent as India। अब फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है? यहाँ पे सुनिए, हाथी गुम्फा अभिलेख जो था खारवेला का, तो खारवेला का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था उसमें सीधा आपको क्या बताया गया कि हाँ ये भारतवर्ष टर्म मेंशन मैंने कर दिया, अब तुम जाओ। ठीक, तो भारतवर्ष टर्म मेंशन है, लेकिन भारतवर्ष, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द टर्म भारतवर्ष इज मेंशन्ड फर्स्ट इन विच? द आंसर इज हाथी गुम्फा अभिलेख। द टर्म भारतवर्ष इज मेंशन्ड एज अ रीजन इन विच टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? द आंसर इज पनीनी की अष्टाध्यायी। सेम विद दैट, मेगास्थनीज ने क्या मेंशन किया? हेरोडोटस ने सबसे पहले इस क्षेत्र को इंडिया बोला था। क्लियर? इस क्षेत्र को उन्होंने इंडिया बोला था। किसने? हेरोडोटस। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया था, द टर्म इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाय विच ग्रीक रूलर? तो हेरोडोटस। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने, और दोनों ही ग्रीक थे। क्लियर? आगे देखो, इन अशोका इंस्क्रिप्शन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंडिया इज कॉल्ड जम्बू द्वीप बिकॉज ऑफ द एबोर्डेंस ऑफ जम्बू ट्रीज। अब यहां पर क्या आ गया भैया? तो हमें देखने को मिलता है अशोका के इंस्क्रिप्शन में, उसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, उसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। लिख लो, उसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और उसके अलावा अग्नि पुराण में, उसके अलावा अग्नि पुराण में। क्यों भाई? वायु पुराण में क्या नाम मिल रहा था? बहुत अच्छा, वायु पुराण में नाम मिल रहा था हमें भारत। ठीक, अशोका के इंस्क्रिप्शन में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और इसके अलावा अग्नि पुराण में भारत को किस नाम से बोला गया? तो जम्बू द्वीप कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जामुन के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, जम्बू के बहुत सारे ट्रीज हुआ करते थे। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा एंशियंट, जो हमारी धरती थी, तो धरती को जो हमारे प्राचीन गुरु ऋषि मुनि लोग हुए उन्होंने 7 भागों में बांट दिया था, और उन 7 भागों में एक भाग था जम्बू द्वीप। क्लियर? और उसमें थे 9 वर्ष, जिसमें एक था हमारा भारतवर्ष। लेकिन इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस इतना पूछ सकता है कि एंशियंट इंडियन जो हमारे ऋषि मुनि थे डिवाइडेड अर्थ इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो आप बोलोगे कि 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एंशियंट इंडियन कैन, जो एंशियंट इंडियन नॉलेजेबल पर्सन कैन डिवाइड द एंटायर अर्थ इनटू 7 पार्ट, एंड वन ऑफ द पार्ट इज
जम्बू द्वीप, एंड वन ऑफ द पार्ट इज जम्बू द्वीप। एंशियंट इंडियन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने डिवाइडेड इंडिया, एंशियंट इंडियन नॉलेजेबल पर्सन डिवाइडेड इंडिया इनटू 7 पार्ट्स, एंड उन 7 पार्ट्स में एक पार्ट हुआ करता था, डिवाइडेड अर्थ इनटू 7 पार्ट, और उस 7 पार्ट में एक भाग था जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप नाम मेंशन है, भारत का नाम जम्बू द्वीप मेंशन है अग्नि पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के इंस्क्रिप्शन में, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। क्लियर है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जामुन के का बहुत ज्यादा पेड़ थे। क्लियर। आगे देखें, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इंडिया वॉज ऑल्सो रिफर्ड एज कुमारी द्वीप, यानी कि गुप्त शासन काल में या गुप्त काल में भारत को किस नाम से बोला गया, तो गुप्त काल में भारत का नाम क्या कहा गया दोस्तों, कुमारी द्वीप कहा गया। आगे देखेंगे, द चाइनीज ट्रेवलर जुआन यानी ह्विन सांग कॉल इंडिया एज यिन तू, भारत का नाम यिन तू किसने बोला, चाइनीज ट्रेवलर ह्विन सांग ने। नक्शे रुस्तम शिलालेख ऑफ ईरान, शाहपुर ईरान, इंडिया वॉज फर्स्ट रिफर्ड एज हिंदुस्तान। आपसे पूछा जाएगा किस अभिलेख में भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है, द आंसर इज नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन ईरान। तो सीधा बोला जाए कि किन शासकों ने भारत का नाम हिंदुस्तान किया, तो वो आपका होंगे ईरानियन रूलर। किन्होंने भारत का नाम इंडिया दिया, ग्रीक ट्रेवलर्स ने। क्लियर। अमीर खुसरो रिफर्ड इंडिया एज हिंद एंड पैराडाइज ऑफ अर्थ, वाइल इस्लामी ऑल्सो कॉल्ड इट एज हिंदुस्तान, यानी ईरान और इसाम, ईरान इसामी, आई से ईरान आई से इसामी, दोनों ने इसे हिंदुस्तान कहा। वहीं अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा, हिंद और पैराडाइज ऑफ अर्थ, यानी धरती का स्वर्ग। तो भारत को धरती का स्वर्ग किसने कहा, अमीर खुसरो ने कहा। बाबर इन इज ऑटोबायोग्राफी तुजु के बाबरी रिफर टू पीपल ऑफ इंडिया एज हिंदुस्तान, यानी यहां रहने वाले लोगों को क्या बोला दोस्तों, हिंदुस्तान बोला। क्लियर। यहां रहने वाले लोगों को क्या बोला, हिंदुस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद है ग्रेटर इंडिया, बृहत्तर भारत, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया इज फर्स्ट मेंशन इन मत्स्य पुराण। तो ग्रेटर इंडिया बृहत्तर भारत जो है उसका सर्वप्रथम जिक्र मत्स्य पुराण में मिलता है, और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अंडर ग्रेटर इंडिया अलोंग विथ भारतवर्ष 8 अदर आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वर इंक्लूडेड। क्लियर। तो 9 वर्ष थे मैंने बताया है, तो भारत वर्ष के अलावा 8 वर्ष और, तो टोटल 9 वर्ष हो गए। ठीक। देखो, ताम्रपानी, जावा सुमात्रा, स्वर्णद्वीप, फिलीपींस, मलाया, श्याम, कंबोजा, और एक और कौन सा मेंशन है आपका, चंपा। तो क्या ये याद करने की जरूरत है, जी नहीं। बस बृहत्तर भारत कहाँ मेंशन है, तो आपको आंसर याद रखना है कि मैडम बृहत्तर भारत जो है वो सबसे पहले मत्स्य पुराण में मेंशन इसका मिलता है। क्लियर। यानी बृहत्तर भारत का जो सर्वप्रथम मेंशन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, मत्स्य पुराण में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए एक बार संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं भारत वर्ष को। तो ये तो हमने एक पढ़ लिया था कि जो भारत का नाम है वो भारत कहाँ पर मिलता है, तो भारत का नाम, भारत वर्ष का मतलब ल्यूमिनस एरिया। अब अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम मेंशन है। जैसे भारत तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, राजा दशरथ के पुत्र भरत, ऋग्वेद का भरत कबीला, शतपथ ब्राह्मण, वायु पुराण और महाभारत के पहले पर्व आदि पर्व में इसे भारत कहा गया। जैन टेक्स्ट के अनुसार ऋषभदेव जो थे, जो पहले जैन तीर्थंकर हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, भरत नाम था। वहीं ऋषभदेव के पुत्र का तो पढ़ लिया, लेकिन ऋषभदेव के पिता थे जिनका नाम था नाभिराज, नाभिराज, और नाभिराज के नाम पर हमारे भारत का नाम पढ़ा था अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष। ये भी आप लिख लो, उनके नाम पर हमारे भारत का नाम क्या पड़ा था दोस्तों, अजनाभ वर्ष पड़ा था। तो ऋषभदेव बीच में, इस साइड उनके पिता, इस साइड उनके पुत्र। तो ऋषभदेव के पुत्र का क्या नाम, ऋषभदेव के पुत्र का नाम क्या है दोस्तों, तो ऋषभदेव के पुत्र का नाम है भरत, जिसके नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद ऋषभदेव के पिताजी का नाम है नाभिराज, नाभिराज, जिसके नाम पर भारत का वर्ष अजनाभ वर्ष भी पड़ा। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमने पढ़ा था कि वेदों में
आगे हमने देखा कि वेदों में और महाभारत में, कहाँ पर, वेदों में और महाभारत में क्या नाम मिलता है, तो वेदों में और महाभारत में हमें क्या देखने को मिलता है, आर्यवर्त। और आर्यवर्त का मतलब है गंगा नदी से ले बीच से कुंभा नदी तक के बीच का क्षेत्र। वहीं अगर हम बात करें मनुस्मृति की, वहीं अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो क्या देखने को मिलता है, तो आर्यवर्त ही देखने को मिलता है। लेकिन किस क्षेत्र को, तो हिमालय से लेके कहाँ तक का क्षेत्र दोस्तों, हिमालय से लेके विंध्य तक के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे आर्यवर्त कहा जाएगा। वहीं अगर हम आगे बात करें तो गांधी जी ने किस रीजन को कहा है कि मैं तो बोलूंगा भैया कि ये जो गंगा से यमुना तक के बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, हमारा आर्यवर्त। ये क्या कहलाएगा, हमारा आर्यवर्त। क्लियर है, ये क्या कहलाएगा, हमारा आर्यवर्त कहलाएगा। आगे देखते हैं। तो वेदों में, महाभारत में, मनुस्मृति में हिमालय से विंध्य, गांधी जी ने गंगा से यमुना तक के बीच का क्षेत्र कहा। क्लियर है, गंगा नदी से यमुना नदी तक के बीच का क्षेत्र। फिर हमने कहा कि जो मनुस्मृति है, फिर हमने कहा कि मैडम जो मनुस्मृति है, क्या है, मनुस्मृति और भागवत पुराण, ये वही पुराण है जहां हमें श्री कृष्ण लीला की जानकारी मिलती है। तो मनुस्मृति और भागवत पुराण में इसे देव निर्मित देश कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, देव निर्मित देश, यानी देवताओं के द्वारा बनाया हुआ देश। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें तो इसका नाम हमें कुमारी द्वीप भी मिलता है, कुमारी द्वीप। तो कुमारी द्वीप कहाँ पर मिलता है हमें इसका नाम, तो कुमारी द्वीप हमें गुप्त एरा में, किस शासनकाल में, गुप्ताज में। वहीं अगर आप अमीर खुसरो की बात करें, तो अमीर खुसरो ने क्या कहा है भारत को, उन्होंने भारत को कहा है क्या, धरती का स्वर्ग। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भारत का नाम धरती का स्वर्ग किसने कहा, तो अमीर खुसरो ने धरती का स्वर्ग। क्या कहा दोस्तों इन्होंने भारत को कहा धरती का स्वर्ग। आगे जाके हम देखते हैं तो किनका नाम आता है, ईरान का कौन सा शिलालेख, नक्श ए रुस्तम शिलालेख। तो ईरान का नक्श ए रुस्तम शिलालेख इसामी के अनुसार और तुजु के बाबरी जो किताब है बाबर के अनुसार, यहाँ रहने वाले लोग हिंदुस्तानी, और इस देश का नाम क्या पड़ा दोस्तों, हिंदुस्तान। इस देश का नाम क्या पड़ा दोस्तों, हिंदुस्तान। वहीं हम देखें तो हमें इसका नाम जम्मू द्वीप कहाँ पे मिलता है, तो इसका नाम हमने जम्बू द्वीप देखा कि मैडम आप अग्नि पुराण में बताया है, आपने हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन में बताया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया है, और अर्थशास्त्र में बताया है। अर्थशास्त्र, इन जगहों पे आपने हमें बताया है कि जो भारत का नाम है वो जम्बू द्वीप के रूप में मेंशन किया गया है। उसके बाद हम आगे यदि जिक्र करें तो एक नाम मिलता है हमें यिनतू, एक नाम मिलता है यिनतू, जो किसने कहा है, तो आप बोलेंगे हुइन सांग ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों, हुइन सांग ने कहा है। क्या कहा है इसे, यिनतू। क्लियर है। तो भारतवर्ष के इतने नाम, इसमें से एक अजनाभ वर्ष है जो मैंने आपको बता दिया कि अजनाभ ऋषि के नाम पर, जो ऋषभ देव के पिता थे उनके नाम पर कहा गया है। क्लियर। उसके बाद हमने इंडिया भी पढ़ा कि इंडिया और एक भारतवर्ष, तो भारतवर्ष टर्म मेंशन है कहाँ पे, हाथी गुम्फा अभिलेख में। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इसे रीजन के रूप में, तो पनीनी ने अपने अष्टाध्यायी में समझा दिया। ठीक है, पनीनी ने कहा समझा दिया, अपने अष्टाध्यायी में। वहीं इंडिया की बात करें तो हेरोडोटस ने कहा कि इसे हम इंडिया बोलेंगे। और वहीं जो मेगास्थनीज थे उन्होंने इन्हें एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रूप में बताया। मेगास्थनीज ने इन्हें किस रूप में बताया दोस्तों, एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रूप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रूप में। क्लियर। उसके बाद आप कुछ चीजें लिख लो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और नोट कर लो। उसके बाद हम अपने लेक्चर को क्या करेंगे दोस्तों, एंड करेंगे। क्लियर।
अब देखेंगे प्राचीन काल में, अच्छा दो किताब हैं दोस्तों, दो किताब के नाम लिखेंगे हम। एक है नीति वाक्यमृतम, एक है क्या दोस्तों, नीति वाक्य मृतम। तो ये किताब लिखी है सोमदेव सूरी ने, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने 3 दिन के अंदर 2 टेस्ट सीरीज में इस किताब का नाम देख लिया। तो नीति वाक्यमृतम जो लिखी गई है सोमदेव सूरी के द्वारा, जहां पर भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया है। किस बुक में भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया है? आप टिक करेंगे कि नीति वाक्य मृतम में। आगे देखें तो एक किताब है कौन सी, कुवलय माला। तो एक इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों कुवलय माला। तो कुवलय माला का हम क्या बोलेंगे, कुवलय माला लिखी है आपकी उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी। क्लियर, ये जैन है, ठीक है, जैन टेक्स्ट है, जहां 18 भाषाओं का जिक्र है। किसका जिक्र है? 18 भाषाओं का जिक्र। किसका जिक्र है दोस्तों? यहाँ पर 18 भाषाओं का जिक्र यहाँ पर हमें मिलता है। तो 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक है नीति वाक्यमृतम जो सोमदेव सूरी ने लिखी है, और एक है कुवलय माला जो उद्योतन सूरी ने लिखी है, जहां 18 भाषाओं का जिक्र हमें मिलता है। अब यहां पर लिख लो अंतिम चीज, आज की लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आज का लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां पर मैं आपको बता रही हूं क्या कि प्राचीन काल में, है ना, यानी एशियन टाइम पे जो विंध्य रीजन के नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का और वेस्ट का क्षेत्र था, वो क्या क्या कहलाता था। तो कब की बात हो रही है? प्राचीन भारत। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में जो उत्तर का क्षेत्र था उसे क्या बोलते थे, दक्षिण का, वेस्ट का या ईस्ट का। या फिर आपसे पूछेगा कि प्राचीन भारत में जो विंध्य है ना, प्राचीन भारत में देख लेते हैं यहां पर, प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में विंध्य के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ वाले रीजन को क्या बोला जाता था? क्वेश्चन है। तो ये बना लो आप विंध्य। क्लियर, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। यहां पे लिख देती हूँ नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है, अब मेरा ईस्ट तो इसी साइड है, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर, तो देखिए तो नॉर्थ को बोलते थे उत्तरापथ या उदिच्य। ईस्ट को बोलते थे प्राच्य या प्राची। साउथ को बोलते थे दक्षिणापथ, और वेस्ट को बोलते थे प्रातिच्य या अपरांत। वेस्ट को क्या बोलते थे दोस्तों? प्रातिच्य या अपरांत। तो क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है क्या कि भारतवर्ष और भारतवर्ष के अलग अलग नाम कहां कहां पर किस किस नाम से मेंशन है, जो ऑलरेडी हमने 3 से 4 बार पढ़ लिया।
कुछ ये लिखे हुए हैं, बाकी ये पूरे मेंशन है। आप इनको पढ़ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। आगे अगर देखें तो मैंने आपको 2 किताबें बताई, जिसमें एक है नीति वाक्यमृतम जो सोमदेव सूरी ने लिखी है, और एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है कुवलय माला जो उदोतन सूरी ने लिखी है, जहां 18 भाषाओं का जिक्र है। वहीं नीति वाक्यमृतम में भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया। प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में जो विंध्य रीजन था, उसके नॉर्थ में जो रीजन था, उसके नॉर्थ क्षेत्र को उत्तरापथ, उसके ईस्ट क्षेत्र को प्राच्य या प्राची, उसके साउथ को दक्षिणापथ और उसके वेस्ट को प्रातिच्य या अपरांत बोलते थे। क्लियर है? तो दोस्तों, भारतवर्ष आज हमने कंप्लीट किया। इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करिएगा, नोट्स को बार बार रीड करिएगा। जो भी चीजें आपको समझ में ना आए, आप पूरे तरीके से उसको लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हो। मैंने समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझें। जो भी चीजें मैंने अलग से नोट करवाई है वो नोट करें, लिख लिख के याद करने का प्रयास करें। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे वेद, क्लियर, जहां हम 4 वेदों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। निरंतर पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।